गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को भारत की कार्यपालिका के बारे में पढ़ाऊंगी। भारत की कार्यपालिका दो प्रकार की कार्यपालिका है भारतीय संविधान के अनुसार। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जिनका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। और मैं आप लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव और उनकी शक्तियों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। साथ ही कार्यपालिका दो भागों में विभाजित होती है। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति हैं और वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। सामान्यतः लोकसभा के चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है और जो प्रधानमंत्री बनता है वह प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक दल में से अपने लिए मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। भारत में जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री शासन की धुरी माना जाता है। पंडित नेहरू ने शासन में धुरी की कील कहा है प्रधानमंत्री को। और भारत में प्रधानमंत्री सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। सारा शासन करने का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की भारत में स्थिति संसद सर्वोच्च शासन अधिकारी की होती है। वह देश का वास्तविक शासक होता है। उसका व्यक्तित्व, चिंतन शैली, कार्यप्रणाली, नेतृत्व तथा भविष्य के ऊपर भारत की विदेश नीति निर्भर करती है कि वह कितना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। और भारत में लोकसभा के चुनाव के बाद जो बहुमत दल का नेता होता है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई जाती है। और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाने के बाद जो कार्यपालिका का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक दल में से अपने लिए मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। और इस प्रकार व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका सेपरेट हो जाती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि लोकसभा में कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कार्यपालिका को प्रधानमंत्री को अपने पद से समय से पूर्व भी त्यागपत्र देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का कार्यकाल सामूहिक होता है। इसके लिए कहा जाता है कि ये सब एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं, और एक के खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री सहित अपने समय से पूर्व त्यागपत्र देना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। और इसी अनुच्छेद के भाग 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। और अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ या मंत्रिमंडल के खिलाफ या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के साथ समय से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों की।
प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात हम करें तो संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। वह संविधान का एक आभूषण है, बहुत ही गरिमापूर्ण पद है राष्ट्रपति का। सर्वाधिक सारी शक्तियाँ, सर्वोच्च शक्तियाँ सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन्हें प्रयोग करने का अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की कल्पना की जो वास्तव में भारत देश की शासन व्यवस्था को आगे की ओर ले जा सके, भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की मुख्य आधारशिला है और प्रधानमंत्री के पद के महत्व को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि वह सरकार की नीतियां निर्धारित कर सकता है। कोचनेक के अनुसार औपचारिक शक्तियों की परवाह न करते हुए प्रधानमंत्री दल व सरकार दोनों का वास्तविक नेता होता है। श्री गाडगिल ने आशंका व्यक्त की कि प्रधानमंत्री को इतनी अधिक शक्तियों व प्रभाव से विभूषित किया गया है कि यदि वह स्वभाव से सच्चा लोकतांत्रिक नहीं है तो वह अधिनायक बन सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री को शासन में इतनी शक्तियाँ दी गई है, बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है। इन शक्तियों को अगर वो यूज़ करे और मतलब अगर वह लोकतंत्र का उपासक नहीं है तो वह इन शक्तियों के आधार पर अधिनायक भी बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के द्वारा जो शक्तियां प्रधानमंत्री को दी गई है उन पर कुछ नियंत्रण भी है और सबसे बड़ा नियंत्रण तो जनता का होता है। लोकतंत्र में लोक का नियंत्रण होता है जो प्रधानमंत्री को अपनी शक्तियों को संविधान के अनुसार प्रयोग करने के लिए बाधित करती है। भारत के प्रधानमंत्री को कई शक्तियां दी गई है। इन शक्तियों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। भारत के प्रधानमंत्री का सर्वप्रमुख दायित्व है, जैसे ही भारत का प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है या अपना बहुमत प्रस्तुत करता है तो सबसे पहले वह अपने मंत्रिपरिषद और अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है और मंत्रिमंडल का गठन करने के बाद उनके विभागों की नियुक्ति करना, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग प्रदान करना और उनके मध्य आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जब प्रधानमंत्री पद का चयन हो जाता है तो प्रधानमंत्री पद के चयन के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार विभिन्न मंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं और इस प्रकार प्रधानमंत्री जो हैं उनका मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के निर्माण में एक बहुत अहम योगदान होता है। नंबर 2 पर बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का या अपने कार्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासन तथा कानून निर्माण संबंधी मंत्रिपरिषद की निश्चय की सूचना दे। यदि राष्ट्रपति संघ के शासन तथा कानून निर्माण संबंधी कोई जानकारी चाहे तो उसे दे और राष्ट्रपति किसी मामले को जिस पर मंत्री ने विचार तो कर लिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने निर्णय नहीं लिया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखवा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उससे सलाह ली जाए तथा वह प्रधानमंत्री को प्रोत्साहित करे और कभी कभी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भी, जब आपातकाल की स्थिति होती है या किसी भी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो दी गई सलाह होती है उसको लगभग प्रधानमंत्री मानते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री अपने दल का सर्वोच्च नेता होता है। अपने दल के सर्वोच्च नेता होने के साथ वह कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष इसीलिए
भारतीय प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की भी संज्ञा दी गई है। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए बात कही गई थी, लेकिन संसदीय शासन जहाँ पर होते हैं, संसदीय शासनों में प्रधानमंत्री शासन की धुरी होता है और शासन की धुरी होने के साथ संपूर्ण जो कार्यकलाप हैं, सारे कार्य जो हैं वो सारे के सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यों में सलाह के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए विभिन्न प्रकार के विभागों का निर्माण करता है। विभिन्न विभागों के मंत्रियों की विभिन्न विभागों में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और वह मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। मतलब मंत्रिपरिषद के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाए रखना भी प्रधानमंत्री का काम होता है और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में भी वो एक सेतु की तरह काम करता है और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है। क्योंकि कार्यपालिका का जो नाम मात्र का प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाते हैं और वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ करता है। तो उन दोनों के बीच में जो समन्वय बनाए रखने का कार्य, सौहार्द बनाए रखने का कार्य वो प्रधानमंत्री का होता है। इसके साथ प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बनती है उस